आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय राजव्यवस्था के दो सबसे अहम और दिलचस्प पहलुओं पर एक डीप डाइव करने वाले हैं। बात होगी कि हमारे राजनीतिक प्रतिनिधित्व का ढांचा आखिर कैसे बनता है और प्रशासनिक ईमानदारी को सिस्टम में कैसे पक्का किया जाता है। देखिए, ये सिर्फ कुछ किताबी नियम या कानून नहीं है, ये वो असल मशीनरी है जो हमारे लोकतंत्र को चलाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक लेकिन सोचने वाला सवाल, आपके एक अकेले वोट की असली ताकत आखिर तय कैसे होती है? हमें लगता है कि पोलिंग बूथ गए, बटन दबाया और बस हो गया, है ना? लेकिन सच तो ये है कि उस एक वोट का वजन कितना होगा, ये एक बेहद जटिल और अक्सर इग्नोर कर दी जाने वाली संवैधानिक प्रक्रिया से तय होता है। मतलब वोट डालने से बहुत पहले ही खेल के नियम सेट हो चुके होते हैं। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम परिसीमन यानी डिलिमिटेशन को समझेंगे और इससे जुड़ी चिंताओं पर बात करेंगे। फिर इसका इतिहास देखेंगे और जानेंगे कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इसके बाद हम अपना गियर शिफ्ट करेंगे और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पर आएंगे और अंत में इसके कारणों और संभावित समाधानों पर चर्चा करेंगे। चलिए अपने पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, परिसीमन, इसका अर्थ और इससे जुड़ी चिंताएं। अब देखिए, ये मुद्दा आजकल काफी चर्चा में है और इसका एक बड़ा कारण है। दक्षिणी राज्यों ने हाल ही में एक बड़ी वाजिब सी चिंता जताई है। उनका तर्क है कि अगर सिर्फ जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों का बंटवारा होता है तो ये उनके लिए फेयर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो दशकों से फैमिली प्लानिंग और जनसंख्या नियंत्रण को बहुत सफलतापूर्वक लागू किया है। अब अगर सीटें सिर्फ आबादी के हिसाब से बंटी तो अच्छा काम करने वाले राज्यों को संसद में कम सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस का मुद्दा है, जनसंख्या की हकीकत और सही प्रतिनिधित्व के बीच का संतुलन। तो आखिर ये परिसीमन या डिलिमिटेशन है क्या भला? बहुत ही सिंपल शब्दों में कहें तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनावी क्षेत्रों की बाउंड्री या सीमाएं तय करने की प्रक्रिया ही परिसीमन है। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। इसे करने के लिए एक बेहद पावरफुल बॉडी बनाई जाती है जिसे परिसीमन आयोग कहते हैं। इनकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इनके आदेशों को देश की किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, एकदम फुल एंड फाइनल। और ये सब हवा में नहीं होता, इसके पीछे पूरा संवैधानिक बैकअप है। संविधान का अनुच्छेद 82 और 170 साफ साफ कहता है कि एक तय अथॉरिटी के जरिए इन चुनावी क्षेत्रों का बंटवारा और एडजस्टमेंट होना चाहिए। और वहीं अनुच्छेद 330 और 332 के तहत एससी और एसटी कैटेगरीज के लिए आरक्षित सीटों की संख्या भी इसी प्रक्रिया से दोबारा तय होती है। तो ये पूरी तरह से एक सॉलिड लीगल फ्रेमवर्क के तहत होता है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, भारत में परिसीमन का इतिहास। आज के नियमों को सही ढंग से समझने के लिए थोड़ा इतिहास में जाना जरूरी है। क्या आपको पता है कि आज़ाद भारत के इतिहास में अब तक सिर्फ 4 बार ही परिसीमन आयोग बनाए गए हैं? जी हाँ, सिर्फ 4 बार। 1952, 1963, 1973 और 2002 में। वैसे एक स्पेशल केस के तौर पर 2022 में जम्मू और कश्मीर के लिए एक अलग आयोग जरूर बना था जिसने वहां के निर्वाचन क्षेत्रों को रीड्रॉ किया। अब एक बहुत ही दिलचस्प हिस्टोरिकल फैक्ट देखिए। इस पूरी प्रक्रिया को पास्ट में बहुत ही स्मार्ट तरीके से मैनेज किया गया। 1976 में 42वां संविधान संशोधन ने एक बड़ा फैसला लिया। जनसंख्या नियंत्रण को प्रमोट करने के लिए उन्होंने सीटों के आवंटन को साल 2000 तक के लिए फ्रीज कर दिया। आइडिया ये था कि जो राज्य आबादी कंट्रोल कर रहे हैं उन्हें राजनीतिक रूप से कोई सजा ना मिले। फिर 84वें संशोधन ने इस रोक को 2026 तक खींच दिया। बाद में 87वें संशोधन ने कहा कि राज्यों के अंदर की बाउंड्रीज तो 2001 की जनगणना पर बदलेंगी, लेकिन राज्यों की टोटल सीटें वही रहेंगी। डेमोग्राफिक बैलेंस बनाए रखने का क्या गजब का तरीका था, है ना? और इसी ऐतिहासिक कड़ी में एक और बड़ा अपडेट जुड़ गया है। 106वां संविधान संशोधन, जिसे हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहते हैं। ये महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की गारंटी देता है। लेकिन इसमें एक बड़ा कैच है। ये आरक्षण तभी लागू होगा जब अगली जनगणना होगी और उसके बाद नया परिसीमन होगा। मतलब हमारे भविष्य के चुनावी नक्शे सीधे तौर पर महिला आरक्षण के लागू होने से जुड़े हुए हैं। चलिए अब बात करते हैं भाग 3 की, परिसीमन का महत्व। आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये सिर्फ कुछ नक्शे खींचने या कागजी कार्रवाई का काम नहीं है। ये हमारे लोकतंत्र की नींव है।
ये संविधान के वादों को पूरा करता है और एक व्यक्ति एक वोट की सच्ची समानता लेकर आता है। सबसे बड़ी बात, ये गैरीमैंडरिंग को रोकता है, यानी चुनाव जीतने के लिए अपनी मनमर्जी से बाउंड्रीज बदलने की जो चालाकी होती है उसे खत्म करता है। ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को बैलेंस करता है, पुरानी डेमोग्राफी को आज के हिसाब से एडजस्ट करता है और एक बेहतर गवर्नेंस को बढ़ावा देता है, क्योंकि इससे नेता अपने वोटर्स की जरूरतें बेहतर समझ पाते हैं। अब आते हैं अपने चौथे विषय पर, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। परिसीमन से तो ये तय हो गया कि हमें कौन रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन उन रिप्रेजेंटेटिव्स और सरकारी अधिकारियों की ईमानदारी कैसे तय होगी? इसके लिए चाहिए बेहद सख्त कानून। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 17A को लेकर एक स्प्लिट वर्डिक्ट यानी विभाजित फैसला दिया। ये धारा कहती है कि किसी भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले प्रायर अप्रूवल या पूर्व अनुमति लेनी होगी। अब यही सबसे बड़ी बहस है, क्या ये नियम ईमानदार अफसरों को बचाता है या फिर भ्रष्ट लोगों को एक सुरक्षा कवच दे देता है? लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा बेसिक डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। 1988 के इस एक्ट के हिसाब से भ्रष्टाचार असल में है क्या? कानून साफ कहता है, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी करने या ना करने के बदले में अपनी लीगल सैलरी से हटकर कोई भी इनाम, गिफ्ट या फायदा लेता है या मांगता है तो वो भ्रष्टाचार है। बिल्कुल क्लियर कट। अब चलते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ, भ्रष्टाचार के कारण और उनके समाधान। जब कानून इतना साफ है तो फिर ये इतनी बड़ी सिस्टम की बीमारी क्यों बनी हुई है? अगर हम इतिहास देखें तो आज़ादी के बाद के उस लाइसेंस राज और ब्यूरोक्रेसी ने एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल बना दिया था जिससे सिस्टम में अड़चने ही अड़चने पैदा हुई। और अगर आज की बात करें तो इलेक्टोरल फंडिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी की कमी अक्सर एक क्विड प्रो को यानी तुम मेरा काम करो मैं तुम्हारा काम करूंगा वाले कल्चर को जन्म देती है। और ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है जरा इस आंकड़े से समझिए। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR की एक रिपोर्ट बताती है कि 2004 से 2023 के बीच 6 प्रमुख राजनीतिक दलों को मिले कुल चंदे का लगभग 60% हिस्सा, जी हां 60% हिस्सा अज्ञात स्रोतों से आया था। अब आप ही सोचिए, जब फंडिंग का इतना बड़ा हिस्सा ही अननोन हो तो फिर जवाबदेही फिक्स करना कितना मुश्किल काम है। हालांकि इस चुनौती से निपटने के लिए भारत ने पिछले कुछ दशकों में कई मजबूत कानूनों का एक पूरा नेटवर्क तैयार किया है, जैसे RTI जो छुपी हुई फाइलों को सामने लाता है, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट जो सच बोलने वालों की हिफाजत करता है, लोकपाल और लोकायुक्त कानून जो बड़े स्तर पर एक्शन लेने की ताकत देते हैं। इसके अलावा UN कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन CVC एक्ट और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम जैसे टूल्स भी हमारे पास हैं। ये सब मिलकर सिस्टम को साफ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या इतना काफी है? बिल्कुल नहीं। सुधार तो हमेशा चलते रहने चाहिए। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने आगे का एक बहुत ही शानदार रास्ता सुझाया है। उनका कहना है कि एंटी करप्शन ब्यूरो को स्टेट विजिलेंस के अंडर लाया जाए, राज्यों की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट्स को और मजबूत बनाया जाए, अधिकारियों के लिए एक बेहद सख्त कोड ऑफ एथिक्स हो, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, सरकारी खरीद में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो ताकि सब कुछ एकदम ट्रांसपेरेंट और डिजिटल हो सके। यानी टेक्नोलॉजी और ऑटोनॉमी, यही हमारा फ्यूचर है। तो चाहे वो परिसीमन के जरिए हमारे चुनावी नक्शे को आकार देना हो या फिर सख्त कानूनों से सिस्टम को भ्रष्टाचार से बचाना हो, ये दोनों ही एक मजबूत लोकतंत्र की रीढ़ हैं। लेकिन जाते जाते एक बड़ा सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं। क्या हमारी आने वाली नीतियां इस बदलती हुई आबादी की सच्चाई और एक साफ सुथरे निष्पक्ष प्रतिनिधित्व की जरूरत के बीच कोई परफेक्ट बैलेंस बना पाएंगी? ये गवर्नेंस का एक ऐसा इवोल्यूशन है जिस पर हम सबको लगातार नजर रखनी होगी।